आप सभी का स्वागत है भाई के एसएसटी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है दिव्यांशु और हम एक नया सीरीज़ चला रहे हैं जिस सीरीज़ का नाम है भारत एक खोज। और भारत एक खोज में हम एक सब टॉपिक पढ़ रहे हैं जिस सब टॉपिक का नाम है गांधीयन एरा। तो गांधीयन एरा में हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ लिया था जिसमें हमने महात्मा गांधी को ट्रेन का टिकट दे दिया था भारत आने के लिए। और बस भारत अब महात्मा गांधी लैंड होने वाले हैं। मगर महात्मा गांधी के भारत लैंड होने से पहले एक वॉर था जो छिड़ चुकी थी पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरे के पूरे देश में। उस वॉर का नाम था वर्ल्ड वॉर 1। तो आज के इस क्लास में हम महात्मा गांधी के बारे में कुछ बात समझेंगे तो ज़रूर, मगर इस क्लास में हम व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर समझेंगे। और व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर समझने से पहले सबसे पहले मैं आपका 2 मिनट का समय लूंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि वर्ल्ड वॉर 1 आखिर है क्या, वर्ल्ड वॉर 1 में आखिर हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर 1 आखिर किन देशों के बीच में हुआ, आखिर वर्ल्ड वॉर 1 में जीता क्या, वर्ल्ड वॉर 1 में आखिर हुआ क्या। फिर हम जानेंगे व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर इन इंडियन नेशनल मूवमेंट और फिर महात्मा गांधी के बारे में कुछ बातें। ओके, तो बिना बात किए हुए, टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 क्या था। ठीक है, देखिए हम सभी को पता है कि जो वर्ल्ड वॉर 1 था वो उसका जो टाइम लाइन है वो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, 1914 टू 1918। ठीक है, इसमें लगभग 30 से ज़्यादा, लगभग ऑलमोस्ट 30 कंट्री एक दूसरे से मारपीट करने के लिए पार्टिसिपेट किए थी, जिसमें टोटल 2 ग्रुप्स बने थे। फर्स्ट ग्रुप थे जिसका नाम था एलाइज, सेकेंड ग्रुप था जिसका नाम था सेंट्रल पावर। ओके, आगे देखते हैं नोट्स की तरफ और जानते हैं क्या हुआ था। ओके, देखिए टोटल 30 नेशन थे, 30 देश थे, जिसमें से जो फर्स्ट थे जिनका नाम था एलाइज में थे सर्बिया, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, यूएस। और इसी एलाइज में भी भारत भी था क्योंकि इसमें ब्रिटेन है। ओके, सेकेंड ग्रुप था जो था सेंट्रल पावर में जो देश थे उनका नाम था जर्मनी, जो हमारे हिटलर का है। जर्मनी फिर ऑस्ट्रिया हंगेरिया, बुल्गेरिया और ऑटोमन अंपायर। ठीक है, तो 2 ग्रुप्स था, एक ग्रुप्स में था यूएस, ब्रिटेन, इंडिया, ये सब सारे कंट्री थे, फ्रांस सब था। सेकंड एक ऐसा ग्रुप था जिसमें ऑटोमन अंपायर थे, जिसमें बुल्गेरिया था, जिसमें जर्मन थे। और जो जर्मन वाले ग्रुप थे उनका नाम था सेंट्रल पावर, और जिसमें इंडिया, ब्रिटेन और यूएस थे, इसका नाम था एलाइज। ओके, फाइनली वॉर चलती है, बहुत लोग मरते हैं, बहुत लोग की अपने जान गंवानी पड़ती है, बहुत लोग का दुर्घटना हो जाती है उनसे, बहुत लोग का पैर टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, अधिकतर वॉर होती है तो ये सिनेरियो एक तरीके से आम हो जाता है। ओके, वर्ल्ड वॉर 1 में इंडिया सपोर्ट ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर 1 बिकॉज एज पार्ट ऑफ अ ब्रिटिश अंपायर। क्योंकि इंडिया, भारत ने सपोर्ट इसीलिए किया था वर्ल्ड वॉर 1 में क्योंकि जो भारत था उस पर्टिकुलरली टाइम में वो ब्रिटिश अंपायर का एक पार्ट था, क्योंकि कॉलोनी बना हुआ था। जो ब्रिटिश के जो लोग थे वो हमारे भारत पे आकर के एकदम एक तरीके से कॉलोनी बनाए हुए थे भारत को। ठीक है, और लगभग more than more than 1 million Indian soldiers deployed to the France, Palestine, Belgium, इजिप्ट एंड ईस्ट अफ्रीका, कि इन सभी एरिया में लगभग आपके 1 मिलियन, अच्छा कमेंट करो कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। ओके, तो लगभग इतने सोल्जर को क्या हुआ, इन सभी एरियाज में डिप्लॉयड किया गया। डिप्लॉयड का मतलब इन सभी एरिया में पहुंचा दिया गया वहां जंग को लड़ने के लिए। ठीक है, फाइनली जंग हुई, बहुत सारे सोल्जर की मौत हुई, बहुत लोग डिसेबल हो गए, और फाइनली जो वॉर का रिजल्ट था वो आया हमारे फेवर में। हमारे फेवर का मतलब ब्रिटेन के फेवर में, हमारे फेवर मतलब यूएस के फेवर में, हमारे फेवर मतलब फ्रांस के फेवर में। और फाइनली जो एलाइज और सेंट्रल पावर के बीच में जो जंग हो रही थी, इसमें सेंट्रल पावर हार जाता है, मतलब कि जो जर्मनी था, जो हमारा ऑटोमन एम्पायर था, जो बुल्गेरिया था, ये फाइनली हार जाता है और जीत जाता है हमारा एलाइज, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और हमारे यूएस, इंडिया, ये सभी थे। ठीक है, फाइनली जब वो वॉर हार जाते हैं तो वॉर हारने पे एक पीस ट्रीटी साइन होता है, जो पीस ट्रीटी साइन होता है 1919 में। इस पीस ट्रीटी का नाम होता है वर्साइल पीस ट्रीटी। और जो वर्ल्ड वॉर 1 है जो 14 में स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है 11/11/11। अब 11/11/11 का क्या मतलब, 11 का मतलब 11 तारीख, 11 का मतलब 11 महीना, और 11 का मतलब 11 बजे। ठीक है, तो 11 नवंबर 1918 11 बजे फाइनली वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाता है। ओके, ठीक है, अब देखिए रट्टू तोता नहीं बनना है,
अब वर्ल्ड वॉर वन मैंने आपको बता दिया बहुत इजी तरीके से, ठीक है, मगर व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर, ये हमारे एग्जाम में ये सवाल आता है, ठीक है ना। तो इसको रटना नहीं है, इसको याद करना है, समझना है। जैसे मान के चलो कि अभी 2024 चल रहा है और 2024 से 2028 के टाइम फ्रेम में लगभग 4 साल तक 5 साल तक क्या होगा कि एक वॉर छिड़ जाएगी और ये वॉर होगी वर्ल्ड वॉर 3। तो आपको एज्यूम करना है, आपको अपने थॉट को बढ़ाना है, थॉट प्रोसेस को बढ़ाना है और खुद बताना है बिना नोट्स को देखे हुए कि अगर वॉर अभी चले, अगर मान के चलो कि हम इंडिया और चाइना के बीच में अगर वॉर हो जाएगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी। तो वो क्या क्या जो चीज़ें होंगी ना, वही इस नोट्स में लिखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं लिखा हुआ है। तो क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे कि फर्स्ट बातें हैं कि ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर मतलब क्या कि बहुत सारे सोल्जर डिप्लॉयड हो रहे हैं, तो उनके लिए शूज, उनके लिए वेपन्स, उनके लिए बम, उनके लिए जो फ्यूल होगा, जो राफेल उड़ेंगे ये फ्यूल होगा, उनके लिए जो डिफेंस सिस्टम, इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 कि जो वॉर लोन होगा, क्योंकि वॉर चल रहा है तो क्या किया जाएगा कि जिस देश में वॉर चलते रहता है तो उस देश का जो टैक्सेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। जो गुड्स होता है उसका प्राइजेस को डबल कर दिया जाता है। तो गुड्स एंड आइटम, द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड आइटम डबल ड्यूरिंग द वॉर पीरियड, कि जो चीज़ों की जो डिमांड, चीज़ों की जो दाम थी उसको दोगुना कर दिया गया। और दिस वॉज अ फाइनेंस बाय अ वॉर लोन बाय अ इंक्रीजिंग टैक्स, कि टैक्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इन रूरल एरिया, अब रूरल एरिया में क्या हो रहा, कि रूरल एरिया में क्या हुआ कि फोर्स रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट, मतलब कि 15 से लेकर 25 साल की उम्र के बच्चों को घर से निकाला गया, घर से बाहर निकाला जाएगा और जबरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट कराया जाएगा, मतलब सेना में बहाली फोर्सली कराया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि शॉर्टेज ऑफ क्रॉप, कि जो भोजन होगा, जो खाना होगा, उसकी शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया। अब क्रॉप फेलियर क्यों हुआ, मान के चलो कि एक बम का गोला है, वो किसी खेती में गिर गया, पूरे के पूरे एक खेत के एरिया ही में गिर गया, तो पर्टिकुलरली उस एरिया में क्या होगा कि अनाज होगा नहीं, क्योंकि ज़मीन भी खराब हो गया, अनाज भी खराब हो गया। और ये सिर्फ एक खेत में नहीं गिरेगा, क्योंकि वॉर चल रहा है ना, तो कहीं भी गिर सकता है। तो इस कारण से क्या होगा कि एट दैट टाइम क्रॉप फेलियर हुआ और उसके कारण शॉर्टेज ऑफ फूड्स हो गई, ठीक है। एंड आखिरी पॉइंट जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस अबाउट 12 to 13 मिलियंस पीपल डाई बिकॉज ऑफ फेमाइन एंड एपिडेमिक, कि बहुत लोग तो भूखमरी से मर जाएंगे। फेमाइन आ गई, कि मतलब फेमाइन आ गई, एपिडेमिक आ गई, कि त्राहिमाम चल रहा है, कुछ लोग भूख से मर रहे हैं, कुछ लोग जो बम गिर रहे हैं किसी का पैर उड़ गया, किसी का पैर कट गया, कुछ बीमारी ज़्यादा फैल रही हैं। जैसे पहले के टाइम में लोगों को पोलियो ज़्यादा हो जाती थी, तो उन सभी जैसे नई नई बीमारी क्या होगा कि वॉर के टाइम में आ जाएगी। सेम एज अगर आप आज के टाइम में एज्यूम करो तो उस समय में जब वॉर हुआ तो 1914-18 की अगर आप बात करेंगे तो जो उस समय वॉर हुआ था तो क्या हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम को गिरा दिया गया था, जिसका इम्पैक्ट हमें आज भी दिखने को मिलता है। आप सोच के चलो, अगर आप 2024 से 28 के बीच में अगर वॉर होगा तो बम गिराएंगे ही नहीं, दूसरा कंट्री तो मुझको लगता है बम ही नहीं गिराएगा, वो बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ करेगा। कि आसमान में ही क्या करेगा, आसमान में एक प्लेन को उड़ाएगा और यहाँ पे क्या करेगा कि बहुत सारे केमिकल्स को ऊपर ही में ब्रस्ट कर देगा, और उस केमिकल से ही इतने सारे डिजीजेस हो जाएंगे, इतने ज़्यादा महामारी हो जाएंगे कि लोग मतलब कि मर जाएं तो अच्छा है, तरप तरप के मरेंगे। मुझे लगता है नेक्स्ट वॉर अगर हुई तो ये बम वम का खेल नहीं होगा, ये बायोलॉजिकल वेपन से ही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको वर्ल्ड वॉर वन पता चल गया। वर्ल्ड वॉर वन में कितने कंट्रीज थे, लगभग 30 से ज़्यादा कंट्रीज थे। दो मोस्ट एक पॉइंट था, एक एलाइज था और एक सेंट्रल पावर था, जिसमें सेंट्रल पावर हार गया था, जिसमें जर्मनी था, ऑटोमन एम्पायर था, और जो एलाइज था वो जीत गया था, जिसमें यूएस था, जिसमें इंडिया था, जिसमें फ्रांस था और जिसमें ब्रिटेन था, ठीक है। और लगभग इंडिया की बात करें तो लगभग मिलियंस ऑफ सोल्जर काफ़ी ज़्यादा वहाँ डिप्लॉयड हुए थे और जंग लड़ने के लिए। और फाइनली जो एलाइज था वो जीत गया। फाइनली एक ट्रीटी साइन हुआ, उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल, और ये जंग फाइनली रुका था 11 नवंबर 11 बजे, साल था 1918। और व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो चीज़ों की दाम है वो डबल हो गई, और जो फूड्स का जो शॉर्टेज था, जो खाने का काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि क्रॉप फेलियर ज़्यादा हो गए। और जो फोर्स रिक्रूटमेंट था कि रूरल एरिया का मतलब जो गांव देहात का एरिया, वहाँ फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब है कि जो बच्चे थे 15 से लेकर के 20 साल की उम्र के जो लोग थे उन सभी को फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया, सेना में बहाल किया गया। और भी काफ़ी बहुत सारे पॉइंट थे जिनको आप किसी भी एनसीईआरटी या फिर किसी एक्स्ट्रा बुक से
पढ़ सकते हैं। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने इस लेक्चर में आपको अभी तक बता दिया। ठीक है, आगे हम चलते हैं, महात्मा गांधी के बारे में कुछ बात करेंगे, सत्याग्रह क्या होता है उनके बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नोट्स नंबर 2 जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में कुछ बातें। तो महात्मा गांधी स्टार्ट करते हैं कि वन सेकेंड, गांधीज रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, कि महात्मा गांधी का काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, जब फाइनली वो साउथ अफ्रीका से हमारे भारत देश आ गए थे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि महात्मा गांधी बिकम द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अब अनडिस्प्यूटेड लीडर मतलब क्या, देखो उस पर्टिकुलरली टाइम में जब महात्मा गांधी इंडिया में आए ना, तो आते ही के नेक्स्ट 3-4 साल में उन्होंने क्या किया कि चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये सभी को टेक प्लेस करा दिया। ये सभी को सत्याग्रह, नेशनल चंपारण सत्याग्रह हो गया, खेरा हो गया और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, तो ये जो नेशनल मूवमेंट है ये काफी ज्यादा तेज गति से पकड़ लिया। और इस तेज गति से पकड़ने के कारण जो नॉर्मल पीपल्स है, जो भारत के जो नॉर्मल आदमी है, ठीक ना, जो मिडिल क्लास है, उनके अंदर एक भावना है कि नहीं ये एक अच्छा लीडर है। और साथ साथ में ही इज वाई द अनडिस्प्यूटेड लीडर, बिकॉज इनके साथ साथ जो वल्लभ भाई पटेल थे, जो भगत सिंह थे, जो सुभाष चंद्र बोस भी थे, जो नेहरू जी थे, तो ये एक हद तक महात्मा गांधी के बात को काउंटर नहीं करते थे, क्योंकि उनके बात में सच्चाई भी होती थी और अच्छी बातें भी होती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट 1916 टू 1947, इस पर्टिकुलरली पीरियड को हम गांधीयन एरा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जब महात्मा गांधी भारत आए थे, तो भारत आने से पहले लगभग 2 डेकेड्स का मतलब 20 साल, और लगभग साउथ अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह को प्रैक्टिस किया था 21 ईयर्स तक। कितने? 21 ईयर्स तक। और सत्याग्रह में क्यों प्रैक्टिस हुआ था, साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह क्यों प्रैक्टिस हुआ था? क्योंकि साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। जो काले और गोरे लोग थे ना, उनके लिए काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। ठीक है, अब फाइनली इंडिया में आ गए महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने क्या किया कि सेम एज सत्याग्रह को भारत में भी प्रैक्टिस किया। अब सत्याग्रह होता क्या है? सत्याग्रह एक संस्कृत वर्ड है, और सत्याग्रह का मतलब है सत्याजोर अग्रह। ठीक है, सत्याजोर आग्रह। तो सत्य का मतलब है ट्रुथ, सच्चाई, और आग्रह का मतलब है कि उसका पालन करना। सत्य का मतलब है ट्रुथ, मतलब सच्चाई, और आग्रह का मतलब है उस पर्टिकुलरली चीज को आग्रह करके पालन करना। तो सत्याग्रह मतलब ट्रुथ को पालन करना, सच्चाई को पालन करना। तो हम अधिकतर क्या देखते हैं ना कि आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि जब मैं चंपारण सत्याग्रह पर आऊंगा, खेरा सत्याग्रह पर आऊंगा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पर आऊंगा, तो इन पर्टिकुलरली टाइम में जो लोग हैं वो एक दूसरे से पहले लड़ेंगे, जो ब्रिटिश की जो ऑफिसर्स है उन सभी से लड़ेंगे। मगर जब फाइनली महात्मा गांधी आएंगे, और जो महात्मा गांधी का जो सुझाव होगा, जो वो पॉलिसी मैनेजमेंट करेंगे ग्राउंड लेवल पे, वो सत्याग्रह होगा। मतलब कि आप शांति से रहो, मैं जो बोल रहा हूं वो करो, शांति से जो आपको चाहिए वो मैं दिला दूंगा। ओके, और कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आखिर में बचा है तो हम देख लेते हैं। 1 सेकेंड। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक सवाल हमेशा आती है मन में कि जब कभी मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ कि महात्मा गांधी का सबसे फर्स्ट अपीयरेंस कहाँ था, और महात्मा गांधी का सबसे पहला अपीयरेंस किस जगह पे था भारत में, तो उनके मुंह से एक ही जवाब आता है, वो है चंपारण सत्याग्रह, कि चंपारण में पहला अपीयरेंस हुआ था। नहीं, महात्मा गांधी का जो फर्स्ट अपीयरेंस था वो था जब बीएचयू बन रहा था, जब बीएचयू का इनॉग्रेट हुआ रहा था, कि हिज फर्स्ट अपीयरेंस वाज एट द ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन फरवरी 1916। ओके, जब महात्मा गांधी बीएचयू गए थे तो वहाँ उनका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था। आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या होता है, और महात्मा गांधी के बारे में कुछ और। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तब तक के लिए नोट्स बना लीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट करोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और वीडियो को देखा करो यार, जो मतलब जितने लोग हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मतलब कि लगभग 80% तो ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं मगर वो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और नेक्स्ट लेक्चर होगा चंपारण सत्याग्रह पे। तब तक के लिए जय हिंद। ओके।